नमस्कार। आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है कि 1931 में इसी दिन 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। इन तीनों की फांसी का जो इतिहास है वो एक बहुत बड़े घटनाक्रम की परिणति के रूप में वो हुआ था। तो आज तथ्य है कि इस अंक में उस घटना को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे तथ्य लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत सारे तथ्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। ये एक पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या हुई थी 17 दिसंबर 1928 को। उसी कारण इन तीनों को फांसी हुई थी। और उस हत्या का कारण ये था कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो अलग अलग जगहों पे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, क्योंकि कांग्रेस एवं अन्य कुछ दलों ने पूरी तरह से बहिष्कार किया था, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। उसी विरोध प्रदर्शन के दरमियान लाहौर में भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। उन पर पुलिस ने इतनी लाठियां बरसाई कि वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए और 17 दिनों के बाद उनका निधन हो गया। उस समय लाहौर का जिला अधीक्षक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था जे स्कॉट्स। इसलिए कुछ क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि इस जो हत्या है लाला जी की एक तरह से हत्या की गई, उसका बदला लेना है। और ये सभी क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे। ये एक संस्था थी जिसका नाम बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया था, और वो भगत सिंह की सलाह पर उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, और ये सुखदेव, राजगुरु वगैरह सभी थे उसमें शामिल। तो उन्होंने योजना बनाई थी, और उसी योजना के तहत जो है 1928 को 17 दिसंबर को ये घटना घटी। इसमें एक और क्रांतिकारी थे जयगोपाल, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पहचान करेंगे कि जब स्कॉट निकलेगा उसी समय ये लोग तैयार रहेंगे और गोलियां उस पर चलाएंगे। लेकिन जयगोपाल ने पहचानने में भूल कर दी, और स्कॉट्स की जगह जीपी सॉन्डर्स, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, उसको उसने स्कॉट समझ लिया और इशारा किया वो गोली चलाने का। तो पहली गोली चलाई राजगुरु ने, 2 गोलियां लगी और सॉन्डर्स वहीं पे ढेर हो गया। बाद में भगत सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने उसके सीने को छलनी कर दिया गोलियों से। एक हेड कांस्टेबल था चानन सिंह, वो इन क्रांतिकारियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उस पर गोलियां चलाई और वो भी वहीं पर ढेर हो गया। और ये जितने हमलावर थे सभी बहुत सफलतापूर्वक घटना को अंजाम देते हुए भाग निकले। बहुत दिनों तक इसकी जांच चलती रही, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली और कोई भी हमलावर पकड़ा नहीं गया। इससे इतनी हताशा और निराशा हुई प्रशासन को कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने भारत सचिव को एक पत्र लिखा था कि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है और अब कानून को बदलने की ज़रूरत है। जो देशद्रोही भाषण होते हैं उनके आधार पर भी हम सज़ा और फांसी तक दे सकें, ऐसा विचार किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक अन्य घटना घटती है, और वो 8 अप्रैल 1929 की घटना है, जब दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाता है। आप जानते हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, इसलिए बम जो है खाली स्थान पर फेंका गया, और गोलियां भी चलाई गई थी, वो भी किसी को निशाना बना करके नहीं। और फिर वहाँ पर पर्चियां भी फेंकी गई थी, और उन पर्चियों पे लिखा हुआ था कि व्यक्ति को तो मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं मारा जा सकता है। वो भागे भी नहीं और उनकी गिरफ्तारी हुई। अदालत में जो उन्होंने बयान दिए थे भगत सिंह ने, वो बहुत ही क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी तो थे ही, उनके विचार भी उसमें साफ तौर पर सामने आते हैं। उन्होंने कहा था कि जो कानून मकसद को नहीं देखता है कि किसी घटना के पीछे मकसद क्या है, तो वहाँ पर फिर न्याय नहीं होता है। और हमने तो खाली स्थान पर बम फेंका था, किसी को मारना हमारा मकसद नहीं था, तो हमें तो इनाम मिलना चाहिए, लेकिन हमें सज़ा दी जा रही है। और उन्हें
आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। फिर अपील में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में भगत सिंह का वही बयान था कि न्याय तभी होता है जब कानून मकसद को समझ पाता है। जीसस क्राइस्ट के भी उद्देश्य को नहीं समझा गया तो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। जनरल डायर को सज़ा की जगह इनाम दिया गया। यह न्याय की हत्या थी। तो उन्होंने पूरा बताया कि न्याय क्या होता है, कानून किस तरह का होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि विचारों की शान पर क्रांति धारदार होती है। यानी वो केवल हिंसा की बात नहीं करते थे, वो विचारों को तेज करने की बात करते थे। लेकिन उस जो बम फेंकने की घटना हुई उस और वहाँ जो गोलियां चलाई गई, तो चूंकि वो भागे नहीं तो उनके पास से जो पिस्तौल बरामद हुई, उस कारण से सॉन्डर्स मर्डर केस के तार भी जुड़ गए। क्योंकि सॉन्डर्स की हत्या में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था, उसी पिस्तौल को लेकर के केंद्रीय असेंबली गए थे भगत सिंह। तो उसके बाद पुलिस उस तार को जोड़ पाई और तब फिर पता चला कि उस घटना में भी कौन कौन लोग शामिल थे। इसलिए जब अभियुक्तों का पता चला तो फिर एक स्पेशल ट्राइब्यूनल का गठन किया गया गवर्नर जनरल के आदेश से। ये 1930 1 मई को एक विशेष आदेश निकला था गवर्नर जनरल का, और उसमें विशेष ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई थी उस आदेश के तहत। ये बड़ा ही अजीबोगरीब ट्राइब्यूनल था, क्योंकि उसमें ये लिखा गया था कि इसमें अपील का कोई अधिकार नहीं है। यानी पूरी तरह से ये एक कहा जा सकता है कि फार्सिकल ट्रायल, एक फर्जी जो है विचारण के लिए अधिकरण का गठन किया गया था। और ये याद दिलाता है कि किस तरह से इसके पहले भी अंग्रेज़ी हुकूमत ने किया था। राजा नंद कुमार को भी फांसी दे दी गई थी इसी तरह से फार्सिकल ट्रायल के आधार पर। या फिर उसके बाद बहादुर शाह जफ़र का जो ट्रायल था वो भी इसी तरह का फर्जी ट्रायल माना जाता है, और उसकी जो है सो उसको दोहराया जा रहा था इस मामले में, सॉन्डर्स मर्डर केस में, या जिसको हम लाहौर कंस्पिरेसी केस कहते हैं, उसमें इसे दोहराया जा रहा था। कुछ और भी हैरान और परेशान करने वाले तथ्य हैं इस ट्रायल से जुड़े हुए। इसमें एक जज थे, जस्टिस सैयद आगा हैदर। उन्होंने खुद ही जो है अभियोजन पक्ष से और गवाहों से जिरह करना शुरू कर दिया। इन क्रांतिकारियों ने अपना बचाव नहीं किया था। सामान्य तौर पर जिरह बचाव पक्ष के वकील करते हैं, वो प्रोसिक्यूशन विटनेस से सवाल पूछते हैं, उसको तोड़ा जाता है कि वो क्यों गलत बोल रहा है और कैसे गलत बोल रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई जिरह बचाव पक्ष की ओर से नहीं हुआ था, इसलिए जस्टिस हैदर खुद ही बहुत कठिन सवाल पूछ रहे थे और अभियोजन को बड़ी कठिनाई हो रही थी। इसलिए उसी ट्राइब्यूनल के एक दूसरे सदस्य थे, दूसरे जज जस्टिस कोल्डस्ट्रीम, जो कि एक ICS अंग्रेज जज थे। वो इतने हैरान और परेशान हो गए कि उन्होंने गवर्नर को चिट्ठी लिखी और सूचित किया कि जस्टिस हैदर का व्यवहार तो चौंकाने वाला है और लगता है जैसे कि वो बचाव पक्ष की तरफ से काम कर रहे हैं। इसलिए बाद में जो सरकारी वकील थे उनको भेजा गया था जस्टिस हैदर के पास। उनका नाम था कैडेन नोड। कैडेन नोड ने जाकर के हैदर से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जस्टिस हैदर ने उनको डपट दिया था कि आई एम ए जज नॉट ए बूचर, मैं कसाई नहीं हूँ, मैं एक न्यायाधीश हूँ। और बाद में अपमानजनक तरीके से जस्टिस हैदर को उस अधिकरण से, ट्राइब्यूनल से बाहर कर दिया गया। तो ये पूरा का पूरा ट्रायल जो है वो एक फर्जी तरीके से चलाया गया। और उसके बाद जब जजमेंट आया वो 7 अक्टूबर 1930 को, तो उसमें तीनों को फांसी दी गई थी। मैंने जैसा पहले कहा कि ये लोग तो पकड़े ही नहीं जाते। अगर दिल्ली केंद्रीय असेंबली में बम कांड नहीं होता तो पकड़े भी नहीं जाते। उससे 16 लोगों को तो शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, किसी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद वो पकड़े गए। लेकिन उसके बाद जो है हम आते हैं कि फांसी दी गई लाहौर सेंट्रल जेल में, और आज वहाँ एक तख्ती भी इन लोगों के नाम पर नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितने बड़े क्रांतिकारियों को जहाँ फांसी हुई, आज वहाँ पर उसका कोई नामो निशान उस जेल में नहीं है। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो भगत सिंह की लोकप्रियता इतनी थी वो किस प्रकार की थी और उसका कारण क्या था। फांसी के बाद तो खैर उनकी लोकप्रियता शिखर पे, आसमान पर चली गई थी,
और पट्टाभी रमैया ने जो कांग्रेस का इतिहास लिखा है, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि उस समय भगत सिंह और महात्मा गांधी की लोकप्रियता लगभग समानांतर थी, बराबर हो गई थी। लेकिन कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखा है कि जब उनको फांसी होने वाली थी तो जेल के अंदर एक हज्जाम था जिसका नाम था बरकत, तो उसने ही सूचना दी थी कि फांसी जो 24 मार्च को सुबह 6 बजे होने वाली है, उसको 11 घंटे पहले करके शाम 7 बजे 23 मार्च को ही दी जाएगी। तो जितने कैदी थे उन्होंने कहा कि भगत सिंह के पास अगर कंघी हो, घड़ी हो, कलम हो तो वो आप ला करके हमें दीजिए, क्योंकि इतने बड़े क्रांतिकारी का कोई भी सामान हमारे पास रहेगा तो एक बहुत बड़ा उपहार हमारे जीवन में रहेगा। और उन्होंने जा कर के कहा तो उनसे कंघी और कलम ले आए थे, और उसको लेने के लिए ऐसी जो है सो मतलब प्रतिस्पर्धा थी कि एक लॉटरी निकालने की ज़रूरत पड़ी, और उसके बाद जिनका भी नाम आया उनको जो है सो वो दिया गया। बाद में जो फांसी हुई तो समय पहले करने का कारण ये था कि सरकार जानती थी कि अगर सुबह में फांसी होगी और फिर उनके शव को बाहर निकाला जाएगा तो पूरे देश में हंगामा हो जाएगा, इसलिए रातों रात जो है फांसी दे करके उनको जला देने की योजना बनाई गई थी। एक जो है पूरा प्रपंच और षड्यंत्र रचा गया था, और हुसैनी वाला में जाकर के आनन फानन में उन शवों को जला भी दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात है जिस पे विचार किया जाना चाहिए कि बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बहुत निर्भीक होकर और निस्वार्थ भावना से काम किया और अपने आप को बलिदान कर दिया, हंसते हंसते, उसी तरह से जिस तरह से भगत सिंह या अन्य उनके साथियों ने किया। लेकिन भगत सिंह को शहीद आज़म कहा गया और उनकी लोकप्रियता इतनी थी, तो उसका क्या कारण था? उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि कठोर संकल्प के थे, जैसा कि क्रांतिकारी होते ही हैं, लेकिन उनकी ज्ञान पिपासा, उनकी विद्वता जो थी वो चौंकाने वाली थी। सिर्फ 23 साल का जीवन जीने वाला युवक विश्व के इतने महान ग्रंथों का अध्ययन कर चुका हो, और सिर्फ अध्ययन ही उस आदमी ने नहीं किया हो बल्कि उसको पूरी तरह से घोट डालना, जिसको कहते हैं, पूरी तरह से पचा गए थे। और उन्होंने मार्क्स, एंगल्स, ट्रॉट्स्की, लेनिन, बाकुनिन, इन सबों का बड़ा ही विशद अध्ययन किया था। जेल में उन्होंने 4 पुस्तकें भी लिखी थीं, और वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं वो चारों पुस्तकें। पहली पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, दूसरी पुस्तक है उनकी दी आइडियल ऑफ सोशलिज्म, तीसरी पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, और चौथी पुस्तक है एट द डोर ऑफ डेथ। इसके अलावा उनकी बहुत चर्चित एक छोटी सी पुस्तिका है वाई आई एम एन एथेइस्ट, जिसकी चर्चा अभी भी बार बार होती है, क्योंकि शुरू में तो वो जो है नास्तिक नहीं थे, बल्कि जिस परिवार में पैदा हुए थे वो बड़ा ही आस्थावान परिवार था। उनके बाबा जो थे पितामह आर्य समाजी थे, और जब वो डीएवी कॉलेज लाहौर के छात्र थे तो वहाँ प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप होता था, जिसमें वो शामिल भी होते थे। लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि ये सारा अन्याय जो है, सारी विषमता जो है, ये धर्म की आड़ में होता है। उनको लगता था चर्च, भगवान, राज्य, सबको समाप्त करना पड़ेगा, और राज्य को भी समाप्त करने के पक्ष में थे। इसीलिए वो बाकुनिन की ओर गए थे, जिसको कि हम कहते हैं अराजकतावाद का दर्शन है। लेकिन वो कहते थे कि अराजकतावाद नहीं है, बल्कि ये जो है पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वायत्त होने की प्रक्रिया है। मनुष्य तब तक स्वतंत्र नहीं रहेगा जब तक कि राज्य होगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि एक यूटोपियन अवधारणा है कि मनुष्य इतना संतुलित होगा और उसका आचार विचार इतना आदर्श होगा, कोई काम गलत करेगा ही नहीं, कि राज्य की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन उनकी सोच कुछ वैसी ही थी। और एक और भी बात समझ लेने की ज़रूरत है कि एक हिंसक के रूप में जो उनको जाना जाता है वो बात भी बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कई बार इसका खंडन किया कि हम किसी की हत्या करना नहीं चाहते हैं, मनुष्य की हत्या करने का तो सवाल ही नहीं है। और अगर किसी आंदोलन को जन आंदोलन बनना है तो उसे पूरी तरह अहिंसक रहना पड़ेगा। बल्कि जेल में जब उन्होंने भूख हड़ताल की थी जतिन दास के साथ, और जतिन दास का अंत में निधन भी हो जाता है 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, तो उसमें उनको जो दूध दिया गया था तो उस मटके को उन्होंने लात मार करके फोड़ दिया था। तो एक गांधीवादी प्रतिरोध वहाँ भी था, अहिंसात्मक तरीके से वे प्रतिरोध और विरोध कर रहे थे।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के कुछ दुखद और हैरान करने वाले पक्ष भी हैं। कुछ पे मुखबिरी का आरोप लगा, कुछ क्रांतिकारियों पे। उनमें एक थे जयगोपाल, जिन्होंने पहचान की थी और गलत पहचान की थी, और ये कहा गया कि जयगोपाल ने पुलिस को सारी सूचना पहुंचा दी। और दूसरे थे हंसराज बोहरा, वो बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। फणींद्रनाथ घोष भी सरकारी गवाह बन गए थे। ये सभी जो थे सो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, लेकिन ये सब लोग सरकारी गवाह बन गए। हंसराज बोहरा बाद में उनको पंजाब सरकार ने स्कॉलरशिप भी दिया। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई की, फिर बाद में पत्रकार बने, बड़े बड़े अखबारों में, स्टेट्समैन, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में काम किया, फिर वॉशिंगटन करेस्पॉन्डेंट बने स्टेट्समैन के। बहुत दिनों तक तो वो चुप रहे, लेकिन कुलदीप नैयर ने उनसे संपर्क किया। वो उनका पक्ष भी दिया गया है कि आखिर वो क्यों सरकारी गवाह बने। तो उन्होंने लिखा है कि ये सुखदेव के लिए उनके मन में बड़ा सम्मान था, लेकिन सुखदेव जो थे वो इतनी जल्दी टूट गए इसकी उनको उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ही सारी गुप्त बातें जो हैं पुलिस को बता दी, और उसके बाद फिर मेरे चुप रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सुखदेव के भाई मथुरादास थापर से भी कुलदीप नैयर ने संपर्क किया, और उनका पत्र भी अपनी पुस्तक में उन्होंने छापा है, जिसमें मथुरादास थापर कहते हैं कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुखदेव के बलिदान का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। वो जो मुकदमा था सॉन्डर्स मर्डर केस का, उसका नाम ही है सुखदेव एंड अदर्स वर्सेस किंग एंड अदर्स। अगर सुखदेव ने मुखबिरी की होती तो उनको फांसी क्यों होती? वो तो उस हत्याकांड में पहले अभियुक्त थे, नंबर 1 एक्यूज, और उनको फांसी। इसके बावजूद शक जाहिर करना कितना सही है? वैसे भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा देवी, जिनको क्रांतिकारी दुर्गा भाभी कहते थे, उन्होंने भी कहा कि हम लोगों ने सुखदेव पर कभी भरोसा नहीं किया था। लेकिन सुखदेव के भाई ने इस तरह का जो है स्पष्टीकरण दिया कुलदीप नैयर को। तो कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने मुखबिरी की, लेकिन सुखदेव का आरोप था कि मशहूर हिंदी साहित्यकार यशपाल ने मुखबिरी की, वे पुलिस के मुखबिर बन गए थे। इसको लेकर के ही बहुत दिन से विवाद चल रहा। और एक बार उनकी पत्नी प्रकाश पाल ने मांग की थी कि इसकी जांच की जाए। उन्होंने कहा था ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है, उनके पति को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन एक छोटे से कार्यक्रम में इन सारे आरोपों की तह तक जाना तो संभव नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम विचार कर लें कि भगत सिंह का व्यक्तिगत जीवन कैसा था, उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, कठोर संकल्प बचपन से उनमें देखने को मिलता है। एक व्यक्तिगत घटना का जिक्र करना उचित होगा। उनके पिताजी ने शादी तय कर दी तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने तन मन और धन सबको समर्पित कर दिया है राष्ट्र के प्रति, इसलिए विवाह का प्रश्न नहीं उठता है। फिर उनके पिता ने कहा मैंने शादी तय कर दी है और तुम्हारी दादी चाहती हैं कि ये शादी हो जाए, वो देख लें। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको अपनी माँ की चिंता है, लेकिन मुझे 33 करोड़ भारतीयों की जो माँ है भारत माता, मुझे उनकी चिंता है। तो ये जो है बताता है कि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी कोई द्वंद्व नहीं था, और जो उनके राजनीतिक विचार थे उसमें भी कोई द्वंद्व नहीं था। वो उनके सारे जो दस्तावेज हैं जिसमें उन्होंने विश्व की अलग अलग समस्याओं पर काफ़ी कुछ लिखा है, चाहे वो रूस के नाहिलिस्ट हों, नाशवादी हों, या और भी जो विश्व में क्रांतियाँ थी, उन सब पर उनकी कलम चली है। और आज भी वो बहुत ही पठनीय है। जितना अध्ययन उन्होंने कर लिया था एक छोटी उम्र में, उतना अध्ययन तो बड़े बड़े विद्वान पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाते हैं। तो अंत में इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे, लेकिन बार बार ये ज़रूर कहेंगे कि जो उनका ट्रायल हुआ था वो बड़ा ही फर्जी किस्म का ट्रायल था। उन्होंने अपना बचाव नहीं किया, और उन्होंने जैसा कहा कि हमारे बलिदान से देश को फ़ायदा होगा, लेकिन उस ट्राइब्यूनल के बारे में और ट्रायल के बारे में एजी नूरानी ने बहुत सही लिखा है कि द ट्राइब्यूनल वॉज इटसेल्फ अंडर अ डेथ थ्रेट। वो खुद ही मौत के साए में काम कर रहा था। तो ये आज की पीढ़ी को जानना चाहिए कि किस तरह से उस समय न्याय जो है दिया जाता था, क्रांतिकारियों के साथ कैसा न्याय होता था। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दें, इसको पसंद कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।